गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने मियोसिस प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट कर लिया था। प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, मेटाफेज, एनाफेज प्रथम और टीलोफेज प्रथम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेज अर्थात अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की। किसकी बात करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, इस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की 4 प्रावस्थाएं हैं। कितनी प्रावस्थाएं हैं? 4 प्रावस्थाएं हैं। एक तो प्रोफेज प्रथम प्रोफेज सेकंड पूर्वावस्था द्वितीय, मेटाफेज सेकंड अर्थात मध्यावस्था द्वितीय, एनाफेज मतलब पश्चावस्था द्वितीय और टीलोफेज मतलब अंत्यावस्था द्वितीय। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज द्वितीय की। प्रोफेज सेकंड की बात जो है वो करते हैं कि प्रोफेज सेकंड में किस प्रकार से जो कोशिका है वो कार्य करती है। प्रोफेज किस प्रकार से जो कोशिका है वो विभाजित होती है। देखिए, प्रोफेज सेकंड के अंदर इस प्रावस्था में क्या होगा? केंद्रिक व केंद्रिक झिल्ली पुनः विलुप्त होने लगती हैं। कौन कौन? एक तो जो केंद्रिक है, केंद्रिक एवं जो केंद्रिक झिल्ली है वो पुनः लुप्त होने लगती है। क्या होने लगती हैं? पुनः लुप्त होने लगती हैं। इसके अलावा गुणसूत्रों के दोनों क्रोमेटिड्स भी अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र जो हैं उनके जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, क्या है? दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्या है? अलग होकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों क्या है? अलग होकर क्या दिखाई देते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन सी प्रावस्था के अंदर? प्रोफेज सेकंड के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं। देखिए, डायग्राम की हम बात अगर करें इस प्रोफेज सेकंड के अंदर तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। देखिए, ये सेल हो गई। ठीक है, ठीक है, डबल लेयर कर सकते हो क्योंकि पादप कोशिका की बात कर रहे हैं तो सेल वेल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हो गई। ठीक है, इसमें क्रोमेटिड्स जो हैं वो इस प्रकार से अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ध्रुवों की तरफ होते हैं। ये देखिए, अलग होकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। और ये जो केंद्रिक है ये पुनः लुप्त, जो झिल्ली है वो पुनः लुप्त होने लगती है। झिल्ली जो है वो क्या होने लगती है? पुनः लुप्त होने लगती है और कोशिका इस शेप के अंदर आ जाती है। इसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड मध्यावस्था द्वितीय। देखिए प्यारे बच्चों, मध्यावस्था द्वितीय में क्या होगा? मध्यावस्था द्वितीय के अंदर गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदु सहित मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र जो हैं, कौन? गुणसूत्र जो है वो गुणसूत्र बिंदु सहित, किस सहित? गुणसूत्र बिंदु सहित, गुणसूत्र बिंदु सहित मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। कहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं? मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये किसके अंदर होता है? मध्यावस्था के अंदर। मध्यावस्था मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा साथ में एक मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। साथ में किसका निर्माण करते हैं? एक मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं। ये क्रिया किस प्रावस्था में होती है? मेटाफेज सेकंड में होती है। देखिए किस प्रकार से कोशिका दिखाई देगी, इस प्रकार से। प्रोफेज सेकंड प्रावस्था में जो केंद्रिक झिल्ली है, ये केंद्रिक है, वो विलुप्त होने लगती हैं। अब देखिए इस प्रकार से दिखाई देंगे गुणसूत्र, इस प्रकार से दूरों की ओर दोनों दिखाई देते हैं, वो विलुप्त होने लगती हैं और प्लेट बनना शुरू हो जाती है। मेटाफेज प्लेट बनना जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? मेटाफेज सेकंड के अंदर होता है। ये तो हो गई आपकी प्रोफेज सेकंड, ये हो गई आपके मेटाफेज सेकंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 नंबर, कौन सी? एनाफेज। एनाफेज सेकंड।
देखिए एनाफेज सेकंड की बात करते हैं तो एनाफेज सेकंड में क्या होगा वो देखिए। इस प्रावस्था में प्रारंभ में गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। प्रारंभ में किसका विभाजन होता है? गुणसूत्र, जो गुणसूत्र बिंदु है उसका विभाजन होगा। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, किसका विभाजन हो रहा है? गुणसूत्र बिंदु का विभाजन जो है वो हो जाता है। और गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से दोनों क्रोमेटिड अलग अलग होकर ध्रुव की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। जो दोनों क्रोमेटिड हैं, दोनों क्या है? दोनों क्रोमेटिड हैं वो ध्रुव की ओर गति करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। ध्रुव की ओर गति करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। ये किसके अंदर होता है? ये होता है एनाफेज सेकंड के अंदर। देखिए किस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी। ये सेल हो गई। अब देखिए अलग अलग होकर ये गुणसूत्र ये अलग हो गए क्रोमेटिड और ये अलग अलग हो गए। ठीक है, दो थे ना, अलग अलग हो गए और ध्रुव की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। और किधर जाना शुरू हो जाते हैं? ध्रुव की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और बीच में ये प्लेट जो है वो होती है। इस प्रकार से ये कंडीशन किस फेज के अंदर होती है? ये होती है आपके एनाफेज सेकंड के अंदर। किसके अंदर? एनाफेज सेकंड में। इसके बाद बात करते हैं चौथी कौन सी प्रावस्था है? लास्ट, टीलोफेज। कौन सी है? टीलोफेज सेकंड। इस प्रावस्था में देखिए क्या होगा। इस प्रावस्था के अंदर अगर हम बात करें तो क्रोमेटिड्स पतले, लंबे व धागे समान दिखाई देते हैं। जो क्रोमेटिड गुणसूत्र के जो आधे आधे भाग होते हैं ना उन्हें क्रोमेटिड बोला जाता है। वो लंबे, कैसे? लंबे, पतले एवं धागे समान दिखाई देते हैं। एवं कैसे दिखाई देते हैं? धागे समान दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? धागे समान दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती हैं। केंद्रिक एवं केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या है? पुनः प्रकट हो जाएगी। यहाँ पे प्रोफेज के अंदर बात की थी, यहाँ पे विलुप्त हो गई थी, मेटाफेज पे आती और बीच में मेटाफेज प्लेट बनी थी। ये यहाँ पे ध्रुव की ओर अलग अलग होकर जाने लगी। ठीक है, यहाँ पे अब टीलोफेज सेकंड के अंदर वापस केंद्रक झिल्ली है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। साथ में तर्कुतंतु जो हैं वो विलुप्त होने लगेंगे धीरे धीरे। तर्कुतंतु क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अंत में ध्रुवों पर एक एक केंद्रक बन जाते हैं। अंत में जो ध्रुव होते हैं उन पर क्या बन जाते हैं? केंद्रक, अर्थात दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो केंद्रक, दो केंद्रक जो है वो बन जाते हैं। अब कोशिका कैसी दिखाई देगी उसकी बात करते हैं। देखें भाई, एक ध्रुव पर जो है एक एक केंद्रक बन जाते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। देखिए ये सेल ले ली। ठीक है, सेल के अंदर हमने बात की थी इस प्रकार से क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स जो है वो अलग अलग होते हैं। इसके अंदर दिखाया था। अब इनमें झिल्ली बनना शुरू हो जाएगी। क्या बनना शुरू हो जाएगी? झिल्ली। इस प्रकार से बीच में इनकी प्लेट होगी। ये इस प्रकार की कोशिका की जो संरचना है वो बन जाएगी। कौन सी अवस्था के अंदर? टीलोफेज सेकंड के अंदर। इसके अंदर टीलोफेज सेकंड के अंदर। इसके बाद में बात करें कोशिका द्रव विभाजन की। किसकी बात करते हैं? कोशिका द्रव विभाजन की। किसकी बात करते हैं? कोशिका द्रव विभाजन की। क्योंकि हमने जो मियोसिस जो है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, जिनमें हमने केंद्रक विभाजन जो है वो कर लिया। अब बात करते हैं कोशिका द्रव विभाजन की। किसकी बात करते हैं? साइटोकाइनेसिस की। कोशिका द्रव विभाजन की जो है बात करते हैं। देखिए केंद्रक विभाजन के बाद, जैसे ये केंद्रक विभाजन होता है उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन होता है। जो पादप एवं जंतुओं में मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, अलग अलग होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। कितनी?
4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसे ये आपको सेल दिखाई दे रही है, इसके बाद में क्या होगा, इस प्रकार से जो है 4 बन जाएंगी कोशिकाएं। कितनी? 4 पुत्री कोशिकाएं जो है उनका निर्माण हो जाएगा। ये गुणसूत्र इनके अंदर आ जाए। ये इस प्रकार से 4 कोशिका द्रव्य भी अलग अलग हो जाएगा और 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण जो है वो हो जाएगा। कितने? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये आपके मियोसिस विभाजन, कौन सा विभाजन? मियोसिस विभाजन। कौन सा विभाजन? मियोसिस विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। अब हम बात कर लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की। किसकी बात करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। किसकी बात कर लेते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। देखिए प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। पीढ़ी दर क्या है? गुणसूत्रों की संख्या जो है वो निश्चित बनी रहती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या बनी रहती है? निश्चित जो है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें महत्व की तो इसमें होने वाले जीन विनिमय के कारण संततियों में आनुवंशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। संततियों में क्या उत्पन्न होती हैं? आनुवंशिक जो विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। 3 नंबर अगर हम बात करें तो जीवों के लैंगिक चक्र को पूर्ण करने के लिए ये विभाजन जरूरी है। अर्थात युग्मक निर्माण के लिए ये विभाजन जो है वो जरूरी है, या लैंगिक चक्र को पूर्ण करने के लिए, लैंगिक जनन चक्र को पूर्ण करने के लिए ये विभाजन जो है वो क्या है? इम्पोर्टेंट होता है। ये विभाजन क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि युग्मक जनन वाली की बात करें तो एक तो अंड जनन होता है जिसमें अंडाणु निर्माण होता है, और एक शुक्र जनन होता है जिसमें शुक्राणु निर्माण होता है। इन क्रियाओं में अर्धसूत्री ही विभाजन महत्वपूर्ण होता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जो निषेचन करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किसके? शुक्र समसूत्री विभाजन और